हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज करने वाले फाइलम मोलस्क। तो तुम्हारे पहले वाले जो फाइलम है वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो जब तुम्हारा न्यू बैच स्टार्ट होगा तो ये स्टार्टिंग से कराए जाएंगे, लेकिन अभी तुम्हारा ये पूरा कंप्लीट कराना है। तो तुम्हारा मोलस्क जो है वो रह गया था, तो वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर मैं फ्री क्लासेस की बात करती हूँ तो तुम्हारे यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं, जहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराती हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। ये जो क्लास होती है आपकी मंडे टू फ्राइडे होती है, और इस वाली क्लासेस में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है। उसके बाद शाम को एक 4 बजे क्लास होती है, तो वो भी यूट्यूब पे होती है, जहाँ पे मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट कराती हूँ, जो काफ़ी बार सीएसआई यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे कवर कराए जाते हैं। और ये जो क्लासेस होती हैं ये आपकी लाइव क्लासेस होती हैं। अनअकैडमी पे अगर आपको ज्वाइन करना है तो बेटा यहाँ पे भी तुम्हारी स्पेशल क्लासेस होती हैं, जो बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस होती हैं। प्लस यहाँ पे तुम्हारी प्लस वाली क्लासेस भी होती हैं, जो तुम्हारी पेड वाली क्लासेस होती हैं। तो अगर किसी बच्चे को आगे वाले सीएसआई के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस पे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको फ्री वाली क्लासेस लेनी है तो आपको कुमकुम गौतम सर्च करना है और फॉलो कर लेना है। तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। सो फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप कुमकुम गौतम सर्च कर सकते हैं और फॉलो यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सीएसआई यूजीसी नेट को यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है। फिर आपको प्लान चूज करना होता है कि आपको 1 मंथ का लेना है, कि 3 मंथ्स का लेना है, 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स। तो जो भी बच्चे आगे वाले सीएसआई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो 6, 12 या 24 मंथ्स वाला जो प्लान है वो आप चूज कर सकते हैं। अगर 12 मंथ्स वाले प्लान की बात करूँ तो अबाउट 11,550 आपको पे करना होता है। उसमें भी आप एक रेफरल कोड यूज कर सकते हैं बेटा। रेफरल कोड है वो है कुमकुम 10। के यू एम 10 आपको अप्लाई करना है। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अबाउट 10,395 आपको पे करना होता है। देन आप कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हैं टू गेट 10% ऑफ। देन आपको पेमेंट करना होता है, तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, रेस्ट्रो हो गया, ईएमआई के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। आपको सिर्फ ये जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। आप यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हैं, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। तो आप जैसे चाहे वैसे यहाँ पे पेमेंट यूज कर सकते हैं। तो अनअकैडमी की बात करती हूँ तो आप अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं टू गेट 10% ऑफ। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी सीएसआई यूजीसी नेट के एजुकेटर्स हैं आपके अनअकैडमी ऐप पे, आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये प्लस क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। आप जितनी चाहे उतनी लाइव क्लासेस यहाँ पे ले सकते हैं। जितने भी एजुकेटर्स हैं आपको सबकी लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। उसके साथ साथ जो मेरा नेक्स्ट मंथ है दिसंबर, 3 दिसंबर से तुम्हारा यूनिट फर्स्ट जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये मैं यूनिट फर्स्ट से लेके 11 तक तो मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो यूनिट फर्स्ट के तुम्हारे 16 चैप्टर्स जो है वो मैंने डिसाइड किए हैं। तो अगर ये दिसंबर वाला है जहाँ से तुम्हारा यूनिट फर्स्ट से पूरा स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप अभी से ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम मोलस के स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं मोलस की बात करती हूँ, तुम्हारे ऑटो कोर्स करा चुकी हूँ, एनालिटिक्स करा चुकी हूँ, तो मैं इन तीनों में पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए। तो पहले बेसिक कर लेते हैं, क्योंकि काफी टाइम से आई थिंक तुम लोगों ने एग्जाम के बाद नहीं रिवीजन किया होगा, तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, अगर मैं एनालिटिक्स की बात करती हूँ, तुम्हारे ऑटो कोर्स की बात करती हूँ और तुम्हारे मोलस की बात करती हूँ, ठीक है, ये तुम्हारे तीनों फाइलम्स हैं। अब एनालिटिक्स में क्या बात होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होता है एनालिटिक्स का, कि इसमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है बेटा। अभी जो सेगमेंटेशन होता है वो तुम्हारा इंटरनल सेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है, प्लस एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। एग्जाम्पल अगर लीड्स की बात करती हूँ तो तुम्हारा जो पॉलीकीट्स हो गए, ठीक है, पॉलीकीट्स हो गए तुम्हारे। उसके बाद यहाँ पे ओलिगोकीट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ओलिगोकीटा होता है उसका एग्जाम्पल जो होता है बेटा अर्थवर्म होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे लीच भी आता है, जो हिरुडिनेरिया जो क्लास है उससे बिलोंग करता है, तो लीच भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखना है, जब हम ऑर्थोपोड्स की बात करते हैं तो इनकी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंसेक्ट है बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा इंसेक्ट ही प्रेजेंट है। तो जो ऑर्थोपोड्स है वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स। तो जहाँ पे भी ये आ जाए कि जॉइंटेड लेग्स है, यहाँ पे अपेंडिसेस जो है तुम्हारी अगर जॉइंटेड है तो वो तुम्हारे ऑर्थोपोड्स को बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है ऑर्थोपोड्स में तुम्हारी जितनी भी क्लासेस है जो मैंने कराई थी वो काफी इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से क्वेश्चन काफी बार बन जाते हैं। तो एक बार तुम देख सकते हो, उनका रेस्पिरेशन सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओके,
अब हम जब मोलस्क पे आते हैं तो मोलस्क में बेसिकली, और अगर इनलेट्स ऑर्थोपोडा मोलस्क की बात करती हूँ तो ये तीनों के तीनों जो होते हैं प्रोटोस्टोम्स होते हैं। प्रोटोस्टोम्स का मतलब होता है बेटा कि जहाँ पे तुम्हारी ओपनिंग फॉर्मेशन होती है बेसिकली। अगर ब्लास्टोपोर की मैं बात करती हूँ, जैसे ये माना मेरा ये ब्लास्टोपोर था, अब जो फर्स्ट ओपनिंग जो बनती है ऑर्गेनिज्म में वो क्या होती है, अगर वो माउथ का फॉर्मेशन करती है, द फर्स्ट ओपनिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग अ माउथ, जिसे बोला जाता है प्रोटोस्टोम्स। तो तुम्हारे एनिलीड्स हो गए, तुम्हारे ऑर्थोपोड्स हो गए, तुम्हारे मोलस्क हो गए, तीनों के तीनों जो होते हैं प्रोटोस्टोम्स होते हैं। एंड दे हैव अ सीलोम व्हिच वी कॉल अ साइजोसीलोम वाला कंडीशन। अब अगर मैं बात करती हूँ सीलोमेट्स की, तो मैं एक बार यहाँ पे समझा देती हूँ, एक बार इसको इरेज करके तुम्हारा यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब मैं सीलोमेट्स की बात करती हूँ तो सीलोमेट्स का मतलब होता है एनी बॉडी कैविटी व्हिच इज एनी बॉडी कैविटी और द गट कैविटी व्हिच इज लाइंग विद द मेसोडर्म वी कॉल्ड अ सीलोमेट्स। अब ये सीलोमेट्स जो होते हैं तुम्हारे ऑर्थोपोड्स हो गया, तुम्हारे एनिलीड्स हो गए, तुम्हारे मोलस्क हो गए, तीनों में तुम्हारे सीलोमेट्स होते हैं। अब ये जो सीलोमेट वाली कंडीशन है दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होता है साइजोसीलोम, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा एंटेरोसीलोम। अब ये अगर साइटोसीलम की बात करी जाती है और एंटेरोसीलम की बात करी जाती है, एंटेरो का मतलब ही गट होता है, तो एक ऐसी गट कैविटी जिसको जो मेसोडर्म है कंप्लीटली लाइन करता है, अगर कंप्लीटली लाइन होती है तुम्हारी मेसोडर्म से, उसे एंटेरोसीलोम बोला जाता है। साइजो का मतलब होता है बेटा स्प्लिट फॉर्म में, ठीक है, तो एक ऐसी सीलोम जिसको मेसोडर्म जो है स्प्लिट फॉर्म में लाइन करता है उसको बोला जाता है साइजोसीलोम। तो ये याद रखना है अगर कभी क्वेश्चन में आता है, तो साइजोसीलोम जो होते हैं वो एनिलीड्स होते हैं, ऑर्थोपोड्स होते हैं, मोलस्क होते हैं। तो ये पूरा डिफरेंस मैंने समझा दिया है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो तुम्हें आना चाहिए। द टर्म मोलस्क वाज कॉइन्ड बाय द जॉनस्टन। तो जॉनस्टन जो थे उन्होंने मोलस्क टर्म जो है वो कॉइन किया। उन्होंने बोला कि इन जो ऑर्गेनिज्म है जो इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को शो करेंगे, हम उन्हें मोलस्क के नाम से जाना जाएगा। द स्टडी ऑफ मोलस्क, अगर कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि मोलस्क की स्टडी को क्या बोला जाता है, नॉर्मली ये आईसीएमआर जेआरएफ में पूछा जा सकता है काफी बार, अगर ये क्वेश्चन ऐसे वाले बन जाते हैं, या फिर जो भी बच्चे जोलॉजी के लिए मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एमएससी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, एमएससी जोलॉजी के लिए, वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टडी ऑफ द मोलस्क इज नोन एज मेलिकोलॉजी, इसको मेलिकोलॉजी यहाँ पे बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। दे एग्जिबिट अ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एग्जिबिट जो करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ पॉरीफेरेंस की, यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब यहाँ पे जो सेल्स थी वो सारा फंक्शन कर रही थी, लेकिन सेल जो है टिश्यू के फॉर्म में नहीं आते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ तीनों फोर्स की, वहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं बेटा। तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है देखने को मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बॉडी कंटेन्स अ कैविटी कॉल्ड अ साइजोसीलोम, तो जो तुम्हारा मेसोडर्म होता है वो स्प्लिट फॉर्म में होता है, स्प्लिटिंग फॉर्म में होता है, इसीलिए जो यहाँ पे बोला जाता है साइजोसीलोम वाली कंडीशन, साइजोसीलेट और सीलोमेट वाली कंडीशन यहाँ पे देखी जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं तुम्हारे सीएसआई में। नाउ द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द हेड, विसरल मास, मस्कुलर फुट एंड द मेंटल। देखो ये होता है तुम्हारा मोलस्क बेसिकली, जहाँ पे तुम्हारा ऊपर जो कवर करेगा उसको शेल लाइक जो स्ट्रक्चर होगा वो कवर करता है, उसके नीचे जो होता है उसकी एक मेंटल होता है, ठीक है, ये मेंटल है तुम्हारा। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ जो माउथ का फॉर्मेशन, फर्स्ट ओपनिंग जो फॉर्म होती है वो माउथ का फॉर्मेशन करती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रोटोस्टोम भी बोला जाता है। अब क्या होता है यहाँ पे, इसकी मेंटल कैविटी होती है, ये जो होती है तुम्हारी मेंटल कैविटी होती है। अगर ये मैं बात करती हूँ तुम्हारे मोलस्क की, तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, अगर रेस्पिरेशन की बात करी जाती है तो यहाँ पे पल्मोनरी, तो बेसिकली यहाँ पे लंग्स भी देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे गिल्स भी देखने को मिलते हैं। जो गिल्स होते हैं उन उन स्पीशीज में देखने को मिलते हैं जो तुम्हारे एक्वेटिक कंडीशन से बिलोंग करते हैं, और कुछ कुछ में तुम्हारी लंग्स भी यहाँ पे देखी जाती है, जो प्रिमिटिव लंग्स होती हैं, जो एक पल्मोनरी ट्रैक की तरह यहाँ पे काम करती हैं। तो एक प्रॉपर लंग्स नहीं होंगी पर काइंड ऑफ लंग्स होती हैं, तो ये हम देखेंगे अभी आगे। अभी मैं समझा देती हूँ सिर्फ। ये होता है तुम्हारा फुट वाला रीजन, ठीक है, ये फुट वाला रीजन होता है, यहाँ पे हार्ट भी होता है जो तुम्हारा न्यूरोजेनिक होने वाला है, यहाँ पे डायस्टिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे माउथ हुआ, माउथ के बाद में एक रेड्यूला आता है बेटा। ये जो रेड्यूला होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से एक जो क्लास है उसका डिवीजन देखा जाता है। तो ये रेड्यूला जो है काफी इंपॉर्टेंट है, हम आगे देखेंगे। ये तुम्हारा स्टमक वाला पार्ट हो गया है, ये तुम्हारा इंटेस्टाइन हो गया है, और ये तुम्हारा सेकंड ओपनिंग जो है वो एनस हो चुकी है। जो फर्स्ट ओपनिंग है वो अगर वो माउथ का फॉर्मेशन करती है तो इसलिए उसको प्रोटोस्टोम बोला जाता है। तो द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द हेड रीजन, अभी देख लिया, विसरल मास हो गया तुम्हारा, मस्कुलर फुट हो गया एंड मेंटल हो गया।
दे हैव अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी तुमने देखा कि यहाँ पे स्टमक भी था, तुम्हारा इंटेस्टाइन भी था, तुम्हारा एनएस का फॉर्मेशन भी था, तो एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एक इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताया, जो रेगुलर तुम्हें जो बताया, ये रेगुलर क्या होता है, एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है। एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी बार इस क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। So the radula is the respiring organ for feeding. It is found in all the mollusks except the bivalves. तो बेसिकली मैंने तुम्हें बताया कि एक क्लास को ये अगर डिफाइन करना है तो इस रेडुला के बेसिस पर उस क्लास को एक्सेप्शन में डाल दिया जाता है कि नॉर्मली सारे मोलस्क में ये रेडुला पाया जाता है, सारे मोलस्क में पाया जाएगा। अब यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। तो जो एक क्लास होती है बाइवॉल्व्स वाली, इसमें ये तुम्हारा रेडुला नहीं मिलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी बार इस एक्सेप्शन के क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। They respire through the general body surface, gills और pulmonary sac। तो मैंने जैसे बताया कि नॉर्मली तुम्हारा ये जो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होता है, या फिर तो जनरल बॉडी सरफेस से हो सकता है, या फिर अगर एक्वेटिक कंडीशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे गिल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। नहीं तो यहाँ पे पल्मोनरी सैक जो है देखने को मिलता है। ये पल्मोनरी सैक जो होता है तुम्हारा लंग्स, बेसिकली प्रिमिटिव लंग का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो तुम्हें लंग वाली फीलिंग देता है, तो वहाँ पे ये भी काम आता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि क्या परमानेंट सेक जो होता है मोलस्क में पाया जाता है, तो ऑब्वियसली वहां पे ये चीज मिलती है, ध्यान में रखना है। द ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये याद रहना चाहिए कि ऑर्थोपोड्स में क्या था, तुम्हारे एनिलिड्स में कैसा था, और मोलस्क में कैसा था, क्योंकि कभी कभी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर देते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो मोलस्क की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो देखने को मिलता है। दैट मीन्स जितने भी तुम्हारे ऑर्गन्स है, लंग्स हो गया, तुम्हारे गिल्स हो गए, सारे के सारे ब्लड में नहाए हुए होते हैं। ठीक है, पूरा प्रॉपरली यहाँ पे नहाए हुए होते हैं, क्योंकि प्रॉपर जो है वेन्स हो गए या फिर आर्टरीज हो गई, वो सब चीजें यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, ब्लड वेसल्स वहाँ पे नहीं होती हैं। तो ये सारे के सारे ऑर्गन जो होते हैं पूरा डिप होते हैं ब्लड में। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारा प्रॉपर यहाँ पे आर्टरीज नहीं है, वेन्स नहीं है, या फिर ब्लड वेसल्स नहीं है, तो कैसा होगा तुम्हारा ब्लड प्रेशर जो होगा, वो हाई होगा या फिर लो होगा? ब्लड प्रेशर हाई तभी होता है जब हम छोटी सी पाइप में से किसी चीज को निकालेंगे। अगर हम उसको पूरा का पूरा नदी प्रोवाइड करेंगे तो इतना प्रेशर वहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो यहाँ पे कम होता है। जबकि अगर ह्यूमंस की बात करते हो, जहाँ पे तुम्हारे वेन्स हैं, तुम्हारे आर्टरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ पे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है। नाउ द हेड कंप्राइजेस ऑफ टेंटिकल्स एंड द कंपाउंड आईज। तो जैसे तुमने देखा था आर्थ्रोपोड्स में, वहाँ पे भी क्या था, टेंटिकल्स प्रेजेंट थे, कंपाउंड आईज प्रेजेंट थी। तो यहाँ पे भी तुम्हारे हेड जो रीजन है उसमें टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं और कंपाउंड आईज यहाँ पे देखने को मिलती है। नाउ बॉडी इज कवर्ड बाय द कैल्केरियस शेल एक्सेप्ट कीटोडर्मा। ये इंपॉर्टेंट है कि अभी मैंने दिखाया तुम्हें कि शेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब शेल लाइक स्ट्रक्चर है तो मतलब वो प्रोटेक्शन के लिए काम आ रहा है। अगर वो प्रोटेक्शन के लिए काम आ रहा है तो एक इम्पोर्टेंट, मतलब एक ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीजें वहां पे होनी चाहिए। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैलकेरियस शेल जो है वहां पे देखने को मिलता है, जो प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड करेगा। नाउ दिस शेल इज सीक्रेटेड बाय द मेंटल। अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि जो शेल जो बनती है, तो मैं भी तुम्हें दिखा देती हूँ। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो शेल जो बनी है कैलकेरियस, ठीक है, जो कैलकेरियस शेल बनी है वो कौन बनाता है, तो जो मेंटल वाला पार्ट है ना, नीचे वाला पार्ट, ये इसका फॉर्मेशन करता है, इसका सीक्रेशन करता है। तो ये भी ध्यान में रखना है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल का सीक्रेशन कौन करता है, सेल को सीक्रेट कौन करता है, तो जो मेंटल पार्ट होता है वो उसका सीक्रेशन करता है। तो जो मस्कुलर फुट होता है, तो अगर मैं मान करती हूँ ये तुम्हारा हो गया मोलस्क, तो ये जो मस्कुलर फुट वाला रीजन होता है बेटा, ये तुम्हारा लोकोमोशन में हेल्प करेगा। नॉर्मली जैसे तुम्हारे पैर काम करते हैं लोकोमोशन के लिए, वैसे इसका जो मस्कुलर फुट होता है वो भी तुम्हारा लोकोमोशन में काम करेगा। ओके। तो अगर तुम यहाँ पे अगर प्रॉपर्ली देखना चाहते हो तो ये शेल वाला रीजन होता है ना, और इसको मेंटल जो है वो सीक्रेट करता है। यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है, ये जो होती है तुम्हारी मेंटल कैविटी होती है, इसके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो तुम्हारे रेस्पिरेशन में हेल्प करने वाले हैं, ये एनएस हो जाता है बेटा। उसके बाद ये जो रीजन होता है फुट होता है, जो तुम्हारे क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करने वाला है। यहाँ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो भी बता चुकी हूँ। एनएस होगा, ठीक है, हेड होगा, और माउथ वाला रीजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये माउथ वाला रीजन हो गया, और ये तुम्हारा एनएस वाला रीजन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये पूरी ट्यूब जा रही है, देखो ये माउथ हो गया, माउथ के बाद ये तुम्हारा स्टमक वाला रीजन आएगा, इंटेस्टाइन हो गया, इंटेस्टाइन के बाद में पूरा का पूरा एंड होते तुम्हारा एनएस के फॉर्म में यहाँ पे निकल जाता है। ठीक है, आई थिंक हाइड कर लेती हूँ ना, तुम्हें ये साइड वाली चीजें नहीं दिखेंगी।
दे हैव पेयर ऑफ द मेटानेफ्रीडिया दैट हेल्प इन एक्सक्रीशन। अगर तुमसे पूछा जाता है कि कौन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, तो जब हम एनालिट्स की बात करते हैं, तो मैं पूरा कंपैरिजन में तुम्हें समझाती जा रही हूँ। जब हम एनालिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो नेफ्रीडिया होते हैं बेटा, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। यहाँ पे क्या थे, तुम्हारे सेप्टल नेफ्रीडिया थे, तुम्हारे फेरेंजियल नेफ्रीडिया थे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे कौन से थे, उसके बाद इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया थे, जो 15 सेगमेंट के बाद में कंटिन्यूसली मिलते हैं। सॉरी, पूरे में मिलते हैं लेकिन फर्स्ट और सेकंड में नहीं मिलते हैं। तो एनालिट्स में जो इम्पोर्टेंट एक्सक्रीशन के लिए था वो नेफ्रीडिया था, ठीक है। जब हम ऑर्थोपोड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे काफी चीजें आती हैं, जैसे कोक्सियल ग्लैंड हो गया, ये तुम्हारा जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, कोक्सियल ग्लैंड हो गया। तुम्हारा ग्रीन ग्लैंड हो गया, ये तुम्हारा जो क्रस्टेशियंस में होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सक्रीशन कराने के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, मालफिजियन ट्यूब्यूल जो होता है इंसेक्ट्स में पाया जाता है, जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो मालफिजियन ट्यूब्यूल जो होता है हैंड लिम्ब वाले पार्ट में पाया जाता है, तो ये तुम्हारा ऑर्थोपोड्स के सारे एक्सक्यूटिव सिस्टम पार्ट हो गए। जब हम मोलस्क में आते हैं बेटा, तो यहाँ पे जो तुम्हारे एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया। तो यहाँ पे जो नेफ्रीडिया का जो एक नया फॉर्म है, एक तुम्हारा एडवांस फॉर्म है विच वी कॉल्ड मेटानेफ्रीडिया, जो एक पेयर में मिलता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सक्रीशन के लिए। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि कभी कभी कंपेरिजन में तुम भूल जाते हो, तो अभी याद रखना। Now, this nervous system consists of number of paired ganglia and the nerves. तो अगर बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो यहाँ पे पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और नर्व्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो काफी थोड़ा बहुत एडवांस हो चुका है एज कम्पेयर टू द पॉरीफेरल्स और द स्टीनोफोर्स, और यहाँ पे प्लेटीहेलमिन्थस, और जिसमें क्या था, लेडर लाइक था। तो काफी कुछ नॉर्मली तुम्हारा इक्वल हो चुका है ऑर्थोपोड्स के। The tentacles and the eyes or spheridium stetocyst act as a sensory organs. तो यहाँ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, आईज प्रेजेंट होते हैं, और स्फेरिडियम हो गया, स्टेटोसिस्ट हो गया, सारे के सारे सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। The sexes are separate in most of the mollusks, but some species are hermaphrodite. तो अगर तुमसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी फाइलम के बारे में कि all the members of the mollusk belongs to a hermaphrodite nature, or they are unisexual, or they are dioecious or monoecious, अगर तुमसे ऑल वाली कंडीशन पूछी जाती है बेटा, वहाँ पे वो चीज गलत होने वाली है, क्योंकि तुमने एक भी ऐसा नहीं देखा है कि जहाँ पे एक्सेप्शन ना हुआ इस चीज के लिए। तो इस चीज को याद रखना। तो कुछ कुछ जो होते हैं तुम्हारे हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं, लेकिन कभी कभी तुम्हारे अलग जो सेपरेट सेक्सेस हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि कभी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा, ऑल करके आएगा या फिर सम ऑफ द करके आएगा। तो अगर सम ऑफ द करके आता है तो बहुत अच्छी बात है, वो तुम्हारे लिए पॉसिबल वर्ड हो जाएगा, और पॉसिबिलिटी उसमें होगी तो उसमें तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑल करके आएगा तो वहाँ पे वो गलत हो जाएगा। Now this fertilization may be external or internal. They are generally oviparous in nature with indirect development. तो यहाँ पे तुम्हारे लार्वे काम आने वाले हैं, और बेटा यहाँ के लार्वे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो तुम पेपर दिखा है उसमें लार्वे पूछे गए हैं, ठीक है। तो लार्वे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये तुम्हें आने चाहिए। यह है बेटा तुम्हारा का पूरा तुम्हारा क्लासिफिकेशन, और इससे काफी बार क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ इसी पार्ट से पूछे गए हैं। तो एक बार हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं इनकी क्लासेस की बात करती हूँ, तो तुम्हारे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर तुम करके जाओगे तो आई थिंक बहुत ज्यादा इनफ होंगी। तो ये 6 क्लासेस जो है मैं देखने वाली हैं। पहली होती है मोनोप्लेकोफोरा, उसके बाद आती है पॉलीप्लेकोफोरा फोरा, फिर आती है स्केपोपोडा, फिर आती है गेस्ट्रोपोडा, और फिर आती है बाइवेलविया, और फिर आती है सिफेलोपोडा। तो सिफेलोपोडा आई थिंक सबको पता होगा, लेकिन मोनोप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा ये सब चीजें नहीं पता होंगी। तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, और इतना ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने पूरे ग्राफ के फॉर्म में तुम्हें यहाँ पे लिख दिया है। अगर मोनोप्लेकोफोरा की बात करते हैं, तो बेटा ये जो तुम्हारी क्लास होती है, ये बेसिकली एक पूरा जो मोलस्क वाला कैरेक्टरिस्टिक है वो शो नहीं कर पाती है। ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक शो करती है जो तुम्हारे एनिलीड से भी मिलते हैं, ठीक है, और कुछ तुम्हारे मोलस्क के भी मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक शो करती है जो दोनों से यहाँ पे मिलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो करती है, तो यहाँ पे सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि एनिलीड्स का अगर सबसे ज्यादा क्राइटेरिया पूछा जाएगा किसके बेसिस पे तुम इसको क्लासिफाई कर सकते हो, तो वो होता है सेगमेंटेशन, क्योंकि वहाँ पे इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है और तुम्हारा एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है। जबकि हम मोलस्क की बात करते हैं तो यहाँ पे सेगमेंटेशन तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स ये एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है जो तुम्हारा उसे बिलोंग कर सकता है, तुम्हारे एनिलिड से बिलोंग कर सकता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा बेटा ओपन होने वाला है। तो स्टार्टिंग में मैंने समझाया था कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है मोलस्क की, उसमें बताया था कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो यहाँ पे वही है।
जो तुम्हारे जो अगर मैं बात करती हूँ इसके स्ट्रक्चर की, तो तुम्हारा स्पून शेप्ड शेल जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्पल है ये काफी बार पूछा जाता है। ये जो न्यूपिलीना होता है बेटा, न्यूपिलीना जो है तुम्हारा एक ऐसा तुम्हारा मोलस्क है जो ओनली सेगमेंटेड है। तो अगर ये कभी क्वेश्चन में आता है कि ओनली सेगमेंटेड वाला जो न्यूपिलीना होने वाला है, तो ये बिल्कुल सही होगा। तो जो न्यूपिलीना होता है, which basically belongs to the Monoplacophora class, has a segmentation like annelids. That is why we used to call it link between the annelids and mollusk. तो ये एक लिंक है between the annelids and the mollusk। एंड जो न्यूक्लिना होता है ओनली सेगमेंटेड क्लास होता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। मोनोप्लेकोफोरा से बिलोंग करता है। सेकंड आते हैं पॉलीप्लेकोफोरा पे। ठीक है, जब पॉलीप्लेकोफोरा की बात करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मोलस्क की क्लासेस है। मोलस्क में नॉर्मली तुम्हारा सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है एक्सेप्ट द न्यूक्लिना। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होने वाला था बिल्कुल ओपन होगा, जो तुम्हारा मोनिकोप्लेकोफोरा में भी था। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, काइटन याद रखना है। आई होप जो भी जोलॉजी वाले बच्चे हैं उन्होंने शायद काइटन को देखा भी होगा, क्योंकि जब तुम्हारा नॉर्मली तुम्हारे जब स्पेसिमेंस को दिखाया जाता है वहाँ पे काइटन बहुत ज्यादा फेमस है। मोलस्क की मैं बात करती हूँ, तो ये जो काइटन होता है बेटा, यहाँ पे 8 ओवरलैपिंग प्लेट्स होती हैं। तो ये दिख रही है तुम्हें 8 ओवरलैपिंग प्लेट्स होती हैं यहाँ पे। तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो पॉलीप्लेकोफोरा का कभी भी पूछा जाता है और कहीं भी तुम्हें 8 ओवरलैपिंग प्लेट्स तुम्हें प्रेजेंट दिखाई जाती हैं, तो समझ जाना ये पॉलीप्लेकोफोरा की यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी से तुम्हारा कैरेक्टराइज हो जाएगा कि नहीं नहीं ये तो काइटन है, तुम्हारा पॉलीप्लेकोफोरा को बिलोंग कर रहा है। अगर हम स्कैफोफोरा की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो सर्कुलर सेगमेंटेशन है ऑब्वियसली वो देखने को नहीं मिलेगा, ओपन सर्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, स्कैफोफोरा को याद रखो एलिफेंट से याद रखो, उसे याद रखना है, क्योंकि अगर उसकी इमेज बन जाएगी तो तुम्हें ये चीज याद रहेगी। स्कैफोपोडा को एलिफेंट से याद रखो। क्यों याद रखने को बोल रही हूँ, यहाँ पे टस्क शेल होती है या फिर टूथ शेल होती है, जिसे डेंटेलियम, इसीलिए इसका एग्जांपल है डेंटेलियम। तो डेंटेलियम क्या होता है, हाथी का दांत, तो वैसे याद रखो। तो ये जो डेंटेलियम है स्कैफोपोडा से बिलोंग करता है, जिसे टस्क शेल भी बोला जाता है, टूथ शेल भी बोला जाता है। और इसका जो फुट होता है बेटा, ये कॉनिकल दिख रहा है तुम्हें, ये कॉनिकल तुम्हारा फुट होता है जो तुम्हारे डिगिंग में हेल्प करता है, ये तुम्हारा डिगिंग में हेल्प करेगा। तो जो स्कैफोल्ड होता है बेटा, वो उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एंड द फुट व्हिच इज कॉनिकल फॉर डिगिंग। ट्यूबुलर शेल होता है या फिर टस्क शेल बोला जाता है, टूथ शेल बोला जाता है। एग्जांपल जो होता है डेंटेलियम, इसका देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं गैस्ट्रोपोडा पे। गैस्ट्रोपोडा पे क्या होगा, सेगमेंटेशन ऑब्वियसली किसी में भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होगा, तो सेगमेंटेशन को तो ध्यान में रखना है। सिर्फ एक क्लास में पाया गया है, जो न्यू पिलर वाली क्लास है उसमें तुम्हारा सेगमेंटेशन देखने को मिला है। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी तुम्हारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये गैस्ट्रोपोड्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये याद में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बताती जा रही हूँ, कैसे तुम्हें याद रखना है। ये बहुत ज्यादा एसिमेट्रिकल नेचर के होते हैं। टॉर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉर्जन वाला फिनोमेना होता है, इसमें क्या होता है, तुम्हारा जो ये जो टॉर्जन फिनोमेना होता है, मैं आगे डिस्कस करूंगी इसको, तो ये गैस्ट्रोपोड्स में देखने को मिलता है बेटा। अब इसमें क्या करते हैं, ये क्रॉलिंग करते हैं, ये चलते नहीं है, क्रॉल करते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है, और एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी तुम्हारे स्नेल्स होते हैं या फिर स्लग्स होते हैं, जितने भी स्नेल्स होंगे या फिर स्लग्स होंगे, तुमने स्नेल्स तो देखे होंगे, आई थिंक कोई भी बीच पे गया हो तुम्हें देखने को मिल जाते हैं, नॉर्मली भी देखने को मिल जाएंगे। तो स्नेल्स हो गए, स्लग्स हो गए, सी हेयर्स हो गए, सी बटरफ्लाइज हो गई, ये सारे के सारे गैस्ट्रोपोड्स को बिलोंग करते हैं। तो कुछ याद रहे ना रहे, स्नेल और स्लग याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल कौन सा है, लाइमेक्स। लाइमेक्स जो होता है बेटा, वो ग्रे स्लग होता है, जो तुम्हारे गैस्ट्रोपोड में बिलोंग करता है। अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है लाइमुलस और लाइमेक्स में। तो लाइमुलस होता है बेटा, वो क्या होता है, तुम्हारा हॉर्स शू क्रैब होता है, या फिर जो लिविंग फॉसिल माना जाता है किसका, ऑर्थ्रोपोड्स का। लेकिन ये लाइमेक्स है जो ग्रे स्लग है, जो तुम्हारे गैस्ट्रोपोड से बिलोंग करता है, और ये मोलस्क जो फाइलम है उसमें मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं बायोवेल्विया। तो ये मैं समझा भी चुकी हूँ स्टार्टिंग में। जो रेडुला वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो रेस्पिंग ऑर्गन है, जो तुम्हारा फीडिंग में हेल्प करता है, तो इसमें रेडुला जो है नहीं पाया जाता है। तो एक ऐसी क्लास है जिसमें रेडुला नहीं पाया जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद में रखना। तो यहाँ पे भी तुम्हारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा, यहाँ पे भी ओपन होने वाला है। यहाँ पे क्या होता है, टिनिडिया होते हैं जो ब्रीदिंग और फीडिंग में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन चीजों के, जैसे यूनियो हो गया बेटा, जितने भी तुम्हारे म्यूसल्स होते हैं, शिप वॉर्म होते हैं, या फिर ऑयस्टर्स होते हैं, जो पर्ल ऑयस्टर्स होते हैं, ये सारे के सारे बायोवॉल वैसे बिलोंग करते हैं।
तो यूनियो हो गया, तुम्हारा टेरिडो हो गया है, पेनेक्टेडा हो गया है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, तुम्हारे बाइवोल्व जो क्लास है उससे बिलोंग करते हैं। यहाँ पे ऑर्गन्स ऑफ कीबर्स होता है या फिर ऑर्गन ऑफ बोजानस भी पाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। सेफेलोपोडा क्यों सबसे ज्यादा अलग है और क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद में रखना है। जब हम नॉर्मली मोलस्क की बात करते हैं, कॉमन फीचर्स की बात करते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो बोलते हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो तुम्हारा ओपन टाइप का होता है। लेकिन सेफेलोपोड एक ऐसी क्लास है जहाँ पे तुम्हारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड मिलता है बेटा। एक प्रॉपर यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी, एक पूरी तरह पानी की तरह ब्लड बह नहीं रहा होगा, तो एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है सेफेलोपोड्स में देखने को मिलता है। इसको हेड फुट एनिमल्स क्यों बोला जाता है, सेफेलो का मतलब ही हेड होता है, पोड़ा का मतलब तुम्हारा लेग होता है, फुट होता है, तो इसीलिए इसको हेड फुट एनिमल्स भी बोला जाता है। तो ये भी याद रखना है, क्योंकि नाम अगर तुमको यू नो करना आता है, डिकोड करना आता है, तो उसके बेसिस पे कर लोगे, कोई भी इश्यू नहीं आएगा। कार्निवोरस होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं। अगर तुम्हें पता होगा कभी भी तुमने ऑक्टोपस की अगर जो तुम्हारा इसका डिस्कवरी वाला चैनल आता था उस पर ऑक्टोपस के लिए बहुत ज्यादा दिखाते थे कि वहां पे कितना ज्यादा कार्निवोरस नेचर का है, प्रेडेटर कितना भयानक वाला है ये। तो जो ऑक्टोपस है उसे याद रखना है, कार्निवोरस होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं और टेंटिकल्स। आई थिंक ऑक्टोपस के टेंटिकल से तो सब पता होगा आप लोगों को। तो जो ऑक्टोपस है वो सिफेलोपोडा क्लास से बिलोंग करता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऑक्टोपस हो गया, कटल फिश को बोला जाता है, सीपिया हो गया, स्क्विड्स हो गए, नॉटिलस हो गया, जिसके पास एक्सटर्नल शेल प्रेजेंट होती है। तो ये भी ध्यान में रखना, जो नॉटिलस होता है उसके पास एक्सटर्नल जो शेल है वो देखने को मिलती है। तो ये काफी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से याद में रखना है कौन सा इसका एग्जाम्पल है, कौन सी क्लास में कौन सा क्या बिलोंग करता है, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एक बार इसको प्रॉपर्ली रिवाइज करा देती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो, क्योंकि जब मैं रिवाइज कराती हूँ तो 33 बोलती हूँ, तो एक बार रिवाइज कराती हूँ 33 बोल के फिर आगे बढ़ते हैं। जब हम मोलस की क्लासेस की बात करते हैं तो तुम्हारी 6 क्लासेस होती है, मोनोप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा, स्केपोफोरस, गैस्ट्रोपोडा, बाइबिलियन एंड सेफेलोपोडा। जब हम मोनोप्लेकोफोरा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सर्कुलर सिस्टम होता है वो ओपन होता है, लेकिन सब इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ पे सेगमेंटेशन जो होता है बेटा वो प्रेजेंट होता है। और एक न्यू पिलेना जो इसका एग्जांपल है, जिसमें एक ऐसा तुम्हारा मोलस जो ओनली सेगमेंटेड है, और इसीलिए इसको लिंक बोला जाता है एनिलीड और मोलस के बीच का। फिर आता है पॉलीप्लेकोफोरा, इसमें भी ओपन सर्कुलर सिस्टम होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो काइटिन का है, जहाँ पे 8 ओवरलैपिंग प्लेट्स जो है वो देखने को मिलती हैं। जब हम स्केफोपोडा की बात करते हैं तो यहाँ पे सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है, जो सर्कुलर सिस्टम होता है बिल्कुल ओपन होता है। स्केफोपोडा को याद रखना है एलिफेंट से, क्योंकि डेंटेलियम जो है इसका एग्जांपल है, जिसको टूथ शेल भी बोलता है या फिर टस्क शेल भी बोला जाता है। और इसका जो फुट होता है वो कॉनिकल होता है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डिगिंग। ठीक है। जब हम गैस्ट्रोपोड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो एसिमेट्रिकल होगा, टॉर्जन जो देखने को मिलता है, क्रॉलिंग बेसिकली जो स्नेल्स होते हैं, स्लग्स होते हैं, वहाँ पे ये एसिमेट्रिकल जो तुम्हें गैस्ट्रोपोड है वो देखने को मिलते हैं। लाइमेक्स हो गया जो ग्रे स्लग होता है। जब हम बाइबोल्विया की बात करते हैं तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यहाँ पे टिनिडिया होते हैं जो ब्रीदिंग और फीडिंग के लिए रिक्वायर होते हैं। यूनियो हो गए, तुम्हारे शिप वॉर्म हो गया, तुम्हारा पेनेक्टेडा हो गया, पर्ल ऑयस्टर हो गए, तो ये सब तुम्हारे बाइबोल्विया में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो रेडुला होता है बेटा वो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। जब हम सिफेलोपोडा की बात करते हैं तो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है क्लोज आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ध्यान में रखना है। इसको हेड फुट एनिमल्स भी बोला जाता है, कार्निवोरस होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं, और टेंटिकल्स इसमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल ऑक्टोपस हो गया, कटल फिश हो गया, स्क्विड्स हो गया, नॉटिलस हो गया, जिसमें एक्सटर्नल शेल तुम्हारा देखने को मिलेगा, तो ये तुम्हारा सेफेलोपोड का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है अगर कभी क्वेश्चन में आए तो। अगर तुमसे कभी क्वेश्चन आता है कि लिविंग फॉसिल कौन सा है, इसका लिविंग फॉसिल जो होता है बेटा नॉटिलस जो है वो तुम्हारा लिविंग फॉसिल है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। और इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल शेल देखने को मिलता है। ठीक है, एक्सटर्नल शेल देखने को मिलेगा, और तुम्हारा किससे बिलोंग करता है, सेफेलोपोडा से ये बिलोंग करता है। अभी एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि वुड बोरिंग मोलस्क कौन से होते हैं, तो पायरोलस जो है वुड बोरिंग मोलस्क है। अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ध्यान में रखना है। तो तुम्हें देखने को मिल रहा होगा ये जो एक्सटर्नल शेल है वो इसमें प्रेजेंट है, इसलिए इसको नॉटिलस जो है इसका नाम है, और ये लिविंग फॉसिल है, ये भी ध्यान में रखना है। देखो ये है तुम्हारा न्यू पिलेना। नॉर्मली तुम्हारा सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर्ली दिख रहा होगा कि क्या प्रॉपर्ली सेगमेंटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे गिल्स भी प्रेजेंट है, शेल भी प्रेजेंट है, दैट मीन्स मेंटल भी प्रेजेंट है, फूड भी प्रेजेंट है। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक किसके हो गए, मोलस्क वाले हो गए हैं। और माउथ भी प्रेजेंट है, एनस भी प्रेजेंट है, और बाहर से तुम देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा तुम्हें एक प्रॉपर सेगमेंटेशन है, जो एक एनिलीड्स की तुम्हारी क्वालिटी थी वो देखने को यहाँ पे मिलती है। इसलिए इसको बोला जाता है लिंक बिटवीन एनिलीड्स एंड द मोलस्क। ये तुम्हारा पाइला हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा हेलिक्स हो गया है, ये तुम्हारा लाइमेक्स हो गया विच वी कॉल ग्रे स्लग, यूनियो हो चुका है, डेंटेलियम है ये।
ठीक है। स्केपोपोडा से बिलोंग जो करता है। ऑक्टोपस हो गया जिसमें क्लोज सर्कुलेट सिस्टम होगा, ये सेफेलोपोडा से बिलोंग करता है। एक काइटन हो गया जो पॉलीप्लेकोफोरा से बिलोंग करता है, इसमें 8 ओवरलैपिंग प्लेट्स, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ओवरलैपिंग प्लेट्स जो है तुम्हें काइटन में देखने को मिलती है, पॉलीप्लेकोफोरा से बिलोंग करेगा। नाउ अभी मैं तुम्हें बताया था कि जो गैस्ट्रोपोड्स है बेटा, वो उसमें क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है विच वी कॉल टॉर्जन। तो इसमें टॉर्जन देखने को मिलता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। Torsion is a gastropod synapomorphy which occurs in all the gastropod during the larval development. तुम्हारा जो लार्वल डेवलपमेंट होता है उसमें टॉर्जन जो है देखने को मिलता है इन ऑल द गैस्ट्रोपोड। जितने भी तुम्हारे गैस्ट्रोपोड है वहां पे ये टॉर्जन जो है देखने को मिलता है। टॉर्जन का मतलब क्या होता है, इज अ रोटेशन ऑफ द विसरल मास, मेंटल एंड द शेल। तो पूरा विसरल मास हो गया तुम्हारा, मेंटल हो गया, तुम्हारा शेल हो गया, जब उसका रोटेशन होता है कितना 180 डिग्री, जब उसका प्रॉपर रोटेशन होता है उसको बोला जाता है टॉर्जन। विद रिस्पेक्ट टू द हेड एंड द फुट ऑफ द गैस्ट्रोपोड, मतलब हेड तुम्हारा वही रहेगा, फुट तुम्हारा वही रहेगा, जो मूवमेंट होगा विस्रल मास का मूवमेंट होगा, मेंटल का मूवमेंट होगा, शेल का मूवमेंट होगा 180 डिग्री का, तो इसको बोला जाता है टॉर्जन। तो ये याद में रखना है अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो। Now this rotation brings the mental cavity and the anus to an interior position above the head. नॉर्मली तुम्हारा जो एनस होता है वो पोस्टीरियर पोजीशन पे होता है, लेकिन इस टॉर्जन की वजह से जो होता है एंटीरियर पोजीशन पे ही आ जाता है। तो ये फिगर के थ्रू समझाऊंगी, सो डोंट वरी, पहले एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद फिगर के थ्रू डिस्कस करेंगे। उसके बाद बोला गया है टॉर्जन प्रमोट्स स्टेबिलिटी इन द एडल्ट बाय ब्रिंगिंग द बॉडी ऑफ द स्नेल नियर टू द सबस्ट्रेटम। तो टॉर्जन का फायदा क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है कि टॉर्जन जब हो जाता है तो जो एडल्ट बनने वाला, तो क्योंकि जो लार्वल डेवलपमेंट है उस टाइम पे तुम्हारा टॉर्जन हो रहा है, तो जब एडल्ट बनने वाला होता है तो उस बॉडी को एक सबस्ट्रेटम के नियर डाल दिया जाता है जिसकी वजह से वो वहाँ पे अटैच्ड हो सके, थोड़ा जितना भी ग्रो करना है वहाँ पे ग्रो कर सके। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी के लिए ये टॉर्जन किया जाता है। Anteriorly placed mental cavities continuously flush with a fresh water current। तो जो एंटीरियर प्लेस्ड मेंटल कैविटी होती है वो तुरंत के मतलब बहुत फ्रेश वाटर करंट वहां से आता रहता है, तो फीडिंग भी प्रॉपर्ली हो पाती है, वो खाना भी अच्छे से मिल जाएगा, फ्रेश ऑक्सीजन वहां से मिल जाती है, तो ये सब फायदा वहां पे हो जाता है। The forward position of the receptors enable the snail to scan the surroundings and also test the quality of the water and the mud। तो ये होता है टॉर्जन। एक बार देख लेते हैं कि क्या इसमें प्रोसेस चल रहा है। देखो अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारे इस रीजन की, तो ये तुम्हारा माउथ वाला रीजन हो चुका है बेटा, ये तुम्हारा माउथ हो चुका है। ठीक है, ये तुम्हारा मेंटल कैविटी हो गया है तुम्हारा, ये विसरल मास हो चुका है। ठीक है, ये विसरल मास है। ये तुम्हारा एनस वाला रीजन हो चुका है। ये दो दो चीजें याद रखना है, एक तुम्हारा माउथ वाला पार्ट है और ये तुम्हारा एनस वाला पार्ट है। ठीक है, ये तुम्हारा फुट है, ये फुट वाला रीजन है और वो तुम्हारा हेड वाला रीजन है। अब क्या होता है, नॉर्मली तुम्हारा माउथ तो यहीं पे है, तुम्हारा हेड भी यहीं पे है, तो क्या होता है तुम्हारा जो एनएस वाला पार्ट है, क्योंकि देखो फुट भी यहीं पे मूव करा है, वो तो मूव नहीं करा है, लेकिन जो मेंटल कैविटी है, विसरल मास है, तुम्हारा शेल है, वो मूव करते हैं। और एनएस पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे मूव कर चुका है, या अब ये मूव कर चुका है। अब क्या होगा, धीरे धीरे फिर और आगे मूव करेगा, तो एनएस अब यहाँ पे आ चुका है, पहले यहाँ था अब यहाँ पे आ चुका है। अब क्या देखेंगे कि जो नॉर्मली तुम्हारा माउथ था ये वाला बेटा, अब तुम्हारा जो एनएस वाला रीजन है बेटा वो 180 डिग्री घूम के वो इधर आ चुका है। पहले कहाँ था, वो नीचे की साइड में था, नीचे की साइड में था, 180 डिग्री इसने मूव करा, ऐसे मूव करा, और तुम्हारा जो एनएस का हो गया है, जो ओपनिंग हो गई है, वो तुम्हारा एंटीरियर साइड हो गई है, पोस्टीरियर साइड पे नहीं रही है। तो ये जो मूवमेंट होता है 180 डिग्री का, जहाँ पे एनएस तुम्हारा मूव कर जाता है माउथ वाले डायरेक्शन में ही, तो इसको बोला जाता है टॉर्जन। और ये किस में देखने को मिलता है, ये तुम्हारा देखने को मिलता है गैस्ट्रोपोड्स में। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है, गैस्ट्रोपोड्स में देखने को मिलेगा तुम्हारा, तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखना। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मैं बता चुकी हूँ, गिल्स होते हैं, यहाँ पे तुम्हारा पल्मोनरी सैक होता है, जो गिल्स होते हैं नॉर्मली जो एक्वेटिक कंडीशंस होती है बेटा, जो एक्वेटिक कंडीशंस होती हैं वहाँ पे जो गिल्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि जो गिल्स हैं वो एक्वेटिक कंडीशंस में ज्यादा देखने को मिलती हैं, वहीं पे तुम्हारा गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन पॉसिबल हो पाता है। गिल्स को नॉर्मली टिनिडिया भी बोला जाता है, तो अगर ये कभी क्वेश्चन में आता है तो ध्यान में रखना है। अब क्या हो सकता है, जो गिल्स होते हैं बेटा या फिर जो टिनिडिया होते हैं वो यूनिपेक्टिनेट हो सकते हैं या फिर बायपेक्टिनेट हो सकते हैं। यूनिपेक्टिनेट का मतलब क्या है, अगर गिल्स का एक साइड ही तुम्हारा प्रेजेंट है, ऐसे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, अगर वो एक साइड ही प्रेजेंट है तो इसको बोला जाता है बेटा यूनिपेक्टिनेट गिल्स। यूनिपेक्टिनेट गिल्स बोला जाता है, जो तुम्हारे पाइला में देखने को मिलती हैं, जो पाइला में देखने को मिलेंगी, तो यूनिपेक्टिनेट गिल्स जो है पाइला में देखने को मिलती हैं।
जब हम बाइपेक्टिनेट गिल्स की बात करते हैं, मतलब जब गिल्स जो होती हैं बेटा दोनों साइड प्रेजेंट होंगी, ऐसे करके अगर प्रेजेंट होंगी, दोनों साइड प्रेजेंट होंगी, इस कंडीशन को बोला जाता है बाइपेक्टिनेट गिल्स और बाइटिनिडिया बेसिकली। तो ये यूनियो में देखने को मिलती है, तो ये भी ध्यान में रखना है, यूनियो में देखने को मिलेंगी। अब आते हैं पल्मोनरी सैक। पल्मोनरी सैक मैंने बताया ये जो लंग्स बेसिकली काइंड ऑफ लंग है, क्योंकि पल्मोनरी जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो लंग्स के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, तो पल्मोनरी जो बिलोंग करता है लंग्स को बिलोंग करता है। तो ये जो देखने को मिलता है, जितने भी टेरेस्ट्रियल मोलस्क हैं जो तुम्हारे लैंड पे पाए जाते हैं, उनमें पल्मोनरी सैक जो है देखने को मिलेगा। और एक्वाटिक कंडीशन जो होंगी तुम्हारा गिल्स के थ्रू होगा या फिर जनरल बॉडी सर्फेस के थ्रू वहाँ पे रेस्पिरेशन जो है देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हीमोसाइनिन की। यहाँ पे एक कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है गैस्ट्रोपोड्स में जो इम्पोर्टेंट है काफी, तो हीमोसाइनिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि कोई भी कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है मोलस्क में या नहीं प्रेजेंट होता है, तो याद रखना है जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं बेटा उसमें एक कलर पिगमेंट होता है विच वी कॉल्ड हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है और इसमें जो आयन है, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें कौन सा को फैक्टर कौन सा प्रेजेंट है, तो वहाँ पे कौन सा होता है आयरन प्रेजेंट होता है, Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव प्रेजेंट होगा। जब हम हीमोसाइनिन की बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा कॉपर आयन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक कोफैक्टर की तरह काम करने के लिए। तो ये भी याद रखना, कभी क्वेश्चन इधर उधर से पूछा जाता है। लार्वे काफी इंपॉर्टेंट है, जो अभी पेपर हुआ है तुम्हारा 2020 वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तुम्हारा यूनि का लावा कौन सा होता है और तुम्हारा उसका लावा कौन सा होता है। तो काफी बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है कि कभी अगर आए तो तुम को एक्सेप्ट कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है तुम्हारा ग्लोचिडियम लावा की अगर मैं बात करती हूँ तो ये जो होता है यूनियो में देखने को मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। जब हम यूनियो की बात करें तो ग्लोचिडियम लार्वा होगा। जब हम वेलिजल लावा की बात करेंगे तो ये पाइला में देखने को मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर नॉर्मली तुम किसी की बात करते हो, गैस्ट्रोपोड्स हो गया, बाइवॉल्व हो गया, उनमें ट्रोकोफोर लावा जो है नॉर्मली प्रेजेंट होता है। तो याद रखना है, अगर यूनियो की बात होगी तो ग्लोचिडियम होगा, अगर पाइला की बात होगी तो वेलिगर होगा, और ट्रोकोफोर लावा है जो नॉर्मली तुम्हारे यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर ये कभी क्वेश्चन बनता है नॉर्मली एनिमल्स हो गए तुम्हारे, वहां पर भी ट्रोपोफोर लावा होता है, तुम्हारे मोलस्क में भी ट्रोपोफोर लावा होता है, लेकिन जो यूनियो होता है इसमें ग्लोचिडियम होगा, और जो तुम्हारा वेलिजल लावा होता है वो पाइला में देखने को मिलता है। तो कभी इस चीज में कंफ्यूज मत होना अगर कभी क्वेश्चन आता है तो। सेफेलोपोड क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ऑक्टोपस वाला पार्ट, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लोकोमोशन यूज्ड बाय द सेफेलोपोड इज जेट प्रोपल्शन। तो बेसिकली अगर तुमसे कभी क्वेश्चन में आता है कि जो सेफेलोपोड्स होते हैं बेसिकली तुम्हारे और तुम्हारे ऑक्टोपस वगैरह हो गए, वो कैसे मूव कर पाते हैं, लोकोमोशन कैसे होता है, तो उनमें क्या होता है जेट प्रोपल्शन होता है। नॉर्मली पता होगा जब एरोप्लेन आ जाता है से एक एनर्जी एक फोर्स लगता है और उसका अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आता है, तभी उसको एक फोर्स मिलता है और वो आगे मूव कर पाता है। तो यहाँ पे भी एक जेट प्रोपल्शन वाला फॉर्मूला होता है जहाँ पे एक्शन जो होता है अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन आता है, तभी तुम्हारा यहाँ पे एक्शन पॉसिबल हो पाता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जो आता है। cephalopods such as squid हो गया, octopus हो गया, will it's the muscular mental cavity with the water। वो क्या करते हैं, अपना जो मेंटल कैविटी है, जो पानी एक कैविटी था उसको पानी से भर लेते हैं, पहले पानी से भर लेंगे, पानी को लेंगे, उसके बाद क्विकली एक्सपेल द वाटर आउट ऑफ द सिफिन। तो बेसिकली माना ये मेरी मेंटल कैविटी थी, ठीक है, इसमें पूरा पानी भर लिया, पूरा पानी भर लिया, उसके बाद ये साइफन होता है, ओपनिंग होती है एक, इसके थ्रू पानी को एक एक बहुत क्विकली एक्सपेल करते हैं, बहुत क्विकली वहां से निकालते हैं। The force of the water jet coming out of the siphon is opposed in equal magnitude by the force of the cephalopod's body। तो बेसिकली फोर्स एक यहाँ पे लगता है, पानी मूव करता है, और एक अपोजिट रिएक्शन लगती है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से क्या होता है, अपोजिट रिएक्शन जो फोर्स लगेगा वो सेफेलोपोड की बॉडी पे लगेगा। जो अपोजिट फोर्स लगता है वो सेफेलोपोड्स की बॉडी पे लगता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। मतलब अगर वो पानी जो फेंक रहा है यहाँ पे डायरेक्शन में फेंक रहा है, तो तुम्हारा जो मूव करेगा वो इस वाले डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करने लग जाता है, तो जेट प्रोपल्शन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। These equal and opposing forces send the cephalopod jetting away from its water stream। और जहाँ पे भी उसको जाना है वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे चला जाता है, ठीक है। स्क्विड हो गया, कटल फिशेस हो गई, ऑक्टोपस हो गया, है स्टिंकिंग बिहेवियर। तो कभी अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या जब ये नॉर्मली किसी से बचना चाहते हैं, अगर कि किसी से प्रेडेटर इनको प्रेडेटर जो है इनको अटैक करता है, तो आप ये क्या करते हैं। तो स्क्विड की बात करते हैं, कटल फिश की बात करते हैं जो सीपिया बेसिकली होता है, या ऑक्टोपस की बात करते हैं, इनके अंदर एक इंकिंग बिहेवियर देखा जाता है।
जब भी ये कोई फ्राइटन वाले स्टेज में होते हैं या टेरर वाले स्टेज में आते हैं कि यहाँ पे कुछ अटैक होने वाला है, तुम लोगों को मारने वाले हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस दिस ब्लैकनेस एंड मडीनेस इन द वाटर। तो ये क्या करते हैं आपस में, जहाँ पे जब भी कोई अटैक करने वाला होता है तो ये ब्लैकीनेस क्रिएट करते थे, एक ऐसा इंक प्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, पूरा मडीनेस हो जाएगा वाटर में। दिस इंक sac इज अ मस्कुलर बैग। तो एक मस्कुलर बैग होता है इनके पास में, which originated as an extension of the hindgut and it is modified hypobranchial gland। जो इंक ग्लैंड होती है वो नॉर्मली तुम्हारी रिलीज, वहां से सेक जो होता है वहां से इंक रिलीज कर दी जाती है और पूरा ब्लैकनेस कर दी जाती है, और ये खुद तो भाग जाते हैं, तब तक प्रेडेटर को पता ही नहीं चलता कि कहाँ चले गए ये लोग। तो जो इंक ग्लैंड्स है नॉर्मली पाई जाती है, लेकिन जो नोटिलस है, जो जिसके पास एक्सटर्नल शेल होती है, उनके पास में ये इंक ग्लैंड जो होती है नहीं मिलती है। तो अगर एक्सेप्शन आता है तो ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे तुम्हें पता होगा कि पर्ल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करती हूँ, जैसे पिनेक्टेडा, जैसे मैंने बताया तुम्हें, पिनेक्टेड जो होता है पर्ल ऑयस्टर होता है। तो जितने भी पर्ल फॉर्मेशन होती है वो तुम्हारी इन मोलस्क में देखी जाती है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पर्ल का जो नेचुरल जो पर्ल्स है यहाँ पे बनते हैं। नेचुरल पर्ल्स फॉर्म्स व्हेन एन इरिटेंट, usually parasite or not a barbarian grain of the sand, works its way into an oyster, mussels or the clam. As a defense mechanism, a fluid is used to coat the irritant. Layer upon a layer of this coating called nacre is deposited until a lustrous pearl is formed. तो बेसिकली मतलब क्या है इस चीज का, ये तुम्हारा मेंटल हो गया पूरा का पूरा, ये तुम्हारा मदर ऑफ पर्ल हो गया, विच इज नेक्रे वी कॉल, ये नेक्रे है तुम्हारा बेटा, मदर ऑफ द पर्ल बोला जाता है नेक्रे को। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी अगर फॉरेन बॉडी आ जाती है या फिर कोई भी तुम्हारा सैंडस्टोन आ जाता है, कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे अब उसको लगता है कि नहीं कुछ खतरा हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये क्या करते हैं, उस फॉरेन बॉडी को बिल्कुल अंदर ले लेते हैं। ये जो नेक्रे है वो काफी लेयर्स बना लेगा इसके ऊपर, है ना, लेयर बना लेगा, और तुम्हारा जो मेंटल है एक एपिथेलियम को पूरा ऐसे इसको क्या कर देता है, इनवेजिनेट कर लेता है अपने अंदर पूरा ले लेगा। और यहाँ पे जो तुम्हारा नेक्रे है बहुत सारी लेयर जो है उस आसपास उस फॉरेन बॉडी के बना देगा। धीरे धीरे क्या होगा, उस बॉडी को बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा, उसका जो इनवेजिनेशन हुआ है उसको एक वेसिकल के फॉर्म में ला दिया जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है, उसमें एक पर्ल का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, तो बाद में वो पर्ल का फॉर्मेशन वहां पे हो जाता है। तो ये जो पर्ल का फॉर्मेशन होता है बेटा, ये एक इरिटेंट की वजह से होता है, कभी ये बहुत सारे इरिटेट हो जाते हैं या फिर कोई पैरासाइट आता है, तो एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से ये पर्ल का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ये ध्यान में रखना है। नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, जो तुम्हारा प्रीवियस क्वेश्चन है, ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ। तो 30 सेकंड है तुम्हारे पास, तुम इसको ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं समझाती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, द ऑर्गन्स रेडुला एंड द क्लैटिलम आर फाउंड इन। तो ये क्लैटिलम वाला पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ और जो रेडुला पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। तो जो रेडुला होता है बेटा, ये होता है एक रेस्पिंग ऑर्गन। ये एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो नॉर्मली तुम्हारे ऑल मोलस्क में पाया जाता है। यहाँ पे जो एक्सेप्शन होता है वो होता है बाइवेल्व। तो जो बाइवॉल्स होते हैं उनमें तुम्हारा रेडुला जो है वो नहीं मिलता है। जब हम क्लैटिलम की बात करते हैं तो बेटा ये जो मिलता है तुम्हारे किस में मिलता है, जब ओलिगोकीटा की बात करते हैं या फिर हिरुडिनिया की बात करते हैं, जो क्लैटिलम होता है वहाँ पे कोकून जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्मेशन होता है। तो ये जो बिलोंग करता है बेटा, ये एनिलिड्स को बिलोंग करता है। तो ये ध्यान में रखना, ये एनिड्स को बिलोंग करेगा। और ये जो क्लैटिलम वाला रीजन होता है ये तुम्हारा 14 टू 16 सेगमेंट में देखने को मिलता है। जो तुम्हारा जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो उसका कलर भी चेंज देखने को मिलता है। तो कभी ये, अगर मैं अर्थवर्म्स की बात करूँ तो वहाँ पे परमानेंट क्लैटिलम का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अगर मैं लीच की बात करूँगी तो वहाँ पे परमानेंट ना होकर वहाँ पे टेम्परेरी क्लैटिलम का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन में आता है तो वैसे भी थोड़ा बहुत मैंने आगे पीछे का डिटेल से समझा दिया है। जो रेटिला है बेटा, अगर ए ऑप्शन देखेंगे सीलेंट्रेट्स को तो बिलोंग नहीं करता है, और तुम्हारा क्लैटिलम जो होता है एकानोडर्मिटा को बिलोंग नहीं करेगा, तो ये तो टोटली गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया है। यहाँ पे एकानोडर्मिटा जो है रेडिला को नहीं करता है, सीलेंट्रेट क्लैटिलम में नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। एनिलीज जो होते हैं उसमें रेडिला नहीं होता है बेटा, उसमें क्लैटिलम प्रेजेंट होता है। तो इसका एक बार अरेंजमेंट देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्लैटिलम होता है, ये मोलस्क होता है। तो ये वाला इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसका अरेंजमेंट जो है प्रॉपरली यहाँ पे नहीं दिया गया है।
तो जो रेडुला होता है बेटा वो मोलस्क में देखने को मिलता है, और जो क्लाइटेलम है बेटा वो एनिलिड्स में देखने को मिलता है। तो जो आंसर हो जाएगा इस हिसाब से बी विल बी राइट आंसर। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं समझाती हूँ इसको। 30 सेकेंड में ट्राई करो। देखो, सम की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर क्लासेस ऑफ द फाइलम मोलस्क आर लिस्टेड बिलो। तो तुम्हें दे रखा है, 4 क्लासेस दे रखी है फाइलम मोलस्क की। अब तुम्हें बताना है कि कौन सा किस क्लास को बिलोंग करता है। द करेक्ट मैच ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक विद द क्लासेस ऑफ द मोलस्क इज, तुम्हें ये बताना था। तो पी वाला ऑप्शन देखो, दे हैव टू लिटिल लेफ्ट एंड राइट शेल और we called walls hinged together dorsally. They do not have distinct head or radula. They disperse from the place to place largely as a larvae. तो इसमें ऑलरेडी दे रखा है कि दो इसमें वॉल प्रेजेंट है बेटा। अगर दो वॉल प्रेजेंट है जो हिंज्ड है टुगेदर डॉर्सली, तो दो वॉल प्रेजेंट है तो मतलब क्या हो गया, बाय वॉल को ये बिलोंग कर रहा है। अगर तुम्हें फिर भी कंफ्यूजन है तो ये देखो, दे डू नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट हेड और रेडुला। तो इसमें रेडुला भी प्रेजेंट नहीं है। तो तुम्हें पता है कि जो रेडुला होता है रेस्पिंग ऑर्गन होता है, वो सब में पाया जाता है, लेकिन जो बाइवॉल्स होते हैं उसमें नहीं देखने को मिलता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मतलब बाइवॉल को ये बिलोंग करते हैं। अगर ये बाइवॉल को बिलोंग करते हैं बेटा, और तुम्हें करेक्ट मैच बताना था, तो पॉलीप्लेकोफोरा तो नहीं होगा पी वाला, तो ये वाला गलत हो जाएगा। सिफेलोपोडा भी नहीं होगा, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। और गैस्ट्रोपोडा नहीं हुआ, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर, क्योंकि एक ही जो था तुम्हारा मैच यहाँ पे बन रहा था। तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं हुई है, सिर्फ एक जो ऑप्शन की बेसिस पे तुम पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व यहाँ पे कर सकते थे। क्यों वाला देखो तुम यहाँ पे, दे जनरली क्रीप ऑन देयर फूट। तो बेसिकली वो क्रॉलिंग करते हैं, क्रीप करते हैं। द हेड ऑफ द मोस्ट ऑफ दिस ग्रुप हैव अ पेयर ऑफ द टेंटिकल्स विद आईज एट द एंड। ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट दे अंडरगो टॉर्शन। तो मैंने बताया था जब गैस्ट्रोपोड्स की बात करते हैं तो वो दे यूज टू क्रॉल। ठीक है, वो क्रॉल करते हैं, क्रीप ऑन देयर फुट। और ये क्या करते हैं, टॉर्जन का जो फिनोमेना होता है जहाँ पे 180 डिग्री मूवमेंट होता है एनएस का। और तुम्हारे मेंटल, तुम्हारे जो शेल है, तुम्हारा जो मेंटल कैविटी है, और जो तुम्हारा विसरल मास है, उसका मूवमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द हेड एंड हेड और फुट के अकॉर्डिंग। ये जो होता है तुम्हारा टॉर्जन होता है, 180 डिग्री का मूवमेंट है। तो ये किसको बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली बिलोंग करेंगे तुम्हारे गैस्ट्रोपोड्स को। तो ये गैस्ट्रोपोड्स को बिलोंग करेंगे, तो क्यू वाला तुम्हारा गैस्ट्रोपोड है, तो मतलब तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। दे हैव ओवल बॉडीज विद ओवरलैपिंग कैल्केरियस प्लेट्स। तो मैंने बताया था जब हम ओवरलैपिंग कैल्केरियस प्लेट्स की बात करते हैं, और ये जो कैल्केरियस प्लेट्स होती है बेटा 18 नंबर होती हैं, और ये तुम्हें काइटिन में देखने को मिलती है, इन काइटिन में देखने को मिलती हैं। और जो काइटिन होता है वो बिलोंग करता है पॉलीप्लेकोफोरा से। पॉलीप्लेकोफोरा से बिलोंग करता है। तो आई होप एक पहली लाइन से तुम्हें पता चल गया कि यहाँ पर तुम्हारी काइटिन की बात करी जा रही है, पॉलीप्लेकोफोरा क्लास की बात करी जा रही है। अंडरनीथ द प्लेट्स द बॉडी इज नॉट सेगमेंटेड। ऑब्वियसली तुम्हारा मोलस्क की बॉडी है, तो यहाँ पे एक न्यू प्लेन जो होता है वो सिर्फ सेगमेंटेड होता है, और सारी की सारी बॉडी जो होता है सेगमेंटेशन वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। They creep along using a broad flat foot surrounded by the groove or the mental cavity in which gills are arranged. तो ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये पॉलीप्लेकोफोरा को बिलोंग करता है। तो जो आर वाली क्लास है वो पॉलीप्लेकोफोरा से बिलोंग करेगी, क्योंकि इसका एग्जाम्पल जो है बेटा वो काइटन है, ध्यान में रखना है। दे हैव हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, बहुत ज्यादा डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है। मोस्ट मेंबर ऑफ दिस क्लास हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये बता चुकी हूँ, 9 जो मोलस्क है बेटा उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। सिर्फ एक ऐसी क्लास है जिसे हम सिफेलोपोड्स बोलते हैं, जिसमें तुम्हारा ऑक्टोपस आता है, जहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बिल्कुल क्लोज देखने को मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है सिफेलोपोड्स में देखने को मिलता है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान में रखना, तो आंसर जो हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। चलो, आई होप ये समझ में आ गई होगी। अब ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं समझाती हूँ।
देखो, द mollusk which is considered to be a living fossil and also shows the characters of animals like nephridia and the internal segmentation is। तो तुम्हें पता है एक ऐसा मोलस्क जो तुम्हारा एक कैरेक्टर शो करता है नेफ्रिडिया की तरह और तुम्हारे इंटरनल सेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है, तो वो होता है न्यूपिलिना। तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ध्यान में रखना है। और जो नोटिलस होता है बेटा, इसमें एक्सटर्नल जो शेल है वो देखने को मिलता है, अगर यहाँ से कभी क्वेश्चन में आता है तो ये भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, ये भी एक लिविंग फॉसिल की तरह यहाँ पे काम करता है, तो ये भी ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। आई डोंट नो, जो भी बच्चे आगे वाले सी एस का प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो जितने भी बच्चे आगे वाले सी एस का प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है तुम लास्ट में थर्ड मंथ पे सोच रहे हो, सेकंड मंथ पे सोच रहे हो, या फिर लास्ट मंथ में जाके सोच रहे हो कि आप मुझे सी एस के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं वो ऐसे ही सोचते हैं। तो अगर तुम्हें सी एस के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना है तो अभी से स्टार्ट कर दो नेक्स्ट सी एस के लिए, तभी तुम्हारा फायदा होगा। वरना तो आधी चीजें समझ में आती हैं, आधी यूनिट्स कवर होती हैं, आधी यूनिट्स कवर नहीं होती हैं, सब कुछ अधूरा अधूरा रह जाता है, तो वहां से चीजें कवर नहीं हो पाती हैं। तो अगर अच्छे से सीएसआई के लिए प्रिपेयर करना है, अभी से स्टार्ट करोगे तब चीजें समझ में आएंगी। और बहुत सारे यहाँ पे आपके यूट्यूब पे 3 क्लासेस हो रही हैं, हिमांशु सर भी आपको पढ़ा रहे हैं लाइफ साइंसेस, तो काफी तुम्हारी क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट कराई जा रही है यूट्यूब चैनल पे। तो आप यहाँ से अगर एक ही क्लास भी अगर लेते हो रोज रोज, आई थिंक उससे आपको पूरा कोर्स जो है कवर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो मेजर तो फॉलोइंग की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे जो कॉलम 1 है, यहाँ पे कॉलम 2 है। तो यहाँ पे जो टिनिडियम की बात करते हैं, टिनिडियम क्या होता है बेटा, गिल्स जो मैंने बताया था। तो दो टाइप के होते हैं, यूनिपेक्टिनेट गिल्स होते हैं और एक तुम्हारे बाइपेक्टिनेट गिल्स होते हैं। जो यूनिपेक्टिनेट गिल्स होते हैं वो पाइला में मिलते हैं, जबकि तुम्हारे यूनि में देखने के मिलते हैं। टिनिडियम क्या है बेटा, ये मोनोपेक्टिनेट गिल्स है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये मोनोपेक्टिनेट या फिर यूनिपेक्टिनेट जिसकी बात करते हैं, ए का हो जाएगा फोर्थ। अगर ए का फोर्थ हो जाएगा तो बेटा ये वाला ऑप्शन भी गया, क्योंकि ए का सेकंड तो पॉसिबल नहीं था, नीरस में तो नहीं होते हैं ये बिल्कुल भी। नीरस कहाँ से बिलोंग करता है, तो माइनस से बिलोंग करता है, तो वहां पे नहीं देखने को मिलेगा। ए का थ्री टीनियसोलियम में नहीं तुम्हारे टीनिडियम प्रेजेंट होंगे, वो तो उसके अंदर तो ये चीज तो बहुत मुश्किल से मिलेगी। ए का फोर्थ यही एक ऑप्शन था, और ए का फर्स्ट टर्माइट में तुम्हारे टीनिडियम नहीं होंगे, तो ये वाला जो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सोशल इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो तुम्हारे जैसे टर्माइट्स हो गई, ठीक है, तुम्हारे बीज हो गई, तुम्हारे जो वॉस्प हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, ये तुम्हारे सोशल इंसेक्ट्स होते हैं, जो एक सोशल पूरे कम्युनिटी बनाते हैं, जहाँ पे ये एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं। कुछ लोग डिफेंस में काम करते हैं, कुछ जो है तुम्हारे एग को हेल्प करते हैं, तो काफी कुछ होता है यहाँ पे। तो सोशल इंसेक्ट्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे को एक सोसाइटी के फॉर्म में यहाँ पे रहते हैं। तो बी का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, बी का फर्स्ट हो जाएगा, तो जो आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटामेरिकली सेगमेंटेड, बेटा जब ये इतना वर्ड आता है ना मेटामेरिकली सेगमेंटेड, तो एक इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया जो सॉरी क्राइटेरिया होता है किसी एक पर्टिकुलर फाइलम को डिटरमाइन करने के लिए, तो जहाँ पे सेगमेंटेशन की बात आती है, तो वहाँ पे हम नॉर्मली बात करते हैं उन चीजों की जहाँ पे तुम्हारा एनिलीड्स बेसिकली बिलोंग करते हैं। तो जो एनिलीड्स होते हैं उनमें क्या होता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन जो है देखा जाता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सी का फिफ्थ वाला, सी माउस जो होता है बेसिकली जो एफ्रोडाइट है, ठीक है, जो एफ्रोडाइट है तुम्हारे पॉलीकीट से जो बिलोंग करता है, पॉलीकीट से बिलोंग करता है। तो ये जो एफ्रोडाइट होता है, सी माउस जो होता है वो तुम्हारा मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर होता है, विच कंटेन्स बेसिकली एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड द मेसोडर्म। जब हम ट्रोपोफोर लावा की बात करते हैं, तो ट्रोपोफोर लावा तुम्हारे मोलस्क में भी होता है, ठीक है, मोलस्क में भी पाया जाता है। और ये जो ट्रोपोफोर लावा है बेटा, ये तुम्हारा नीडस बेसिकली तुम्हारे जो एनिलीड्स है उसमें भी देखने को मिलता है। मेलिस ग्लैंड जो है ये तुम्हारा टीन या सोलियम में देखने को मिलती है, तो काफी बार इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हो जाएगा ई का थ्री, तो आंसर जो हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। चलो ये ट्राई करो, उसके बाद मैं समझाती हूँ इसको, 30 सेकंड है तुम्हारे पास।
तो देखो इसमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोलस्क, कौन सा मोलस्क नहीं है। तो सी मीका हो गया, ये तुम्हारा मोलस्क होता है। सी लेमन हो गया, ये मोलस्क होता है। सी हेयर हो गया, लेकिन सी फेदर जो होता है वो तुम्हारा मोलस्क नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। देखो जब हम सी फेदर की बात करते हैं तो ये होता है पेनिनट्यूला। जो पेनिनट्यूला होता है बेटा वो उसको सी पेन भी बोलते हैं और सी फेदर भी बोलते हैं, जो एक सीलन ट्रेड्स को बिलोंग करता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में आता है तो ध्यान में रखना है। जो काइटन था तो मैंने तुम्हें बताया पॉलीप्लेकोफोरा को जो बिलोंग करता था, जिसमें ओवरलैपिंग जो कैलकेरियस प्लेट्स होती थी, तो वो काइटन होता था और उसको सी मीका भी बोला जाता है। तो अगर कभी कॉमन नेम लिखा जाता है और तुमसे पूछा जाता है ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो ये तुम्हारी पॉलीप्लेकोफोरा क्लास मोलस्क फाइलम से बिलोंग करेगा। सी लेमन जो होता है बेटा वो डोरिस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी तुम्हारा फाइलम जो है तुम्हारा मोलस्क है वहां से बिलोंग करता है। हेयर हो गया, ये तुम्हारा एप्लाइजिया होता है, तो ये भी तुम्हारे मोलस्क को बिलोंग करता है। तो जो पेनिनट्यूला है वो बिलोंग नहीं करता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। देखो आइडेंटिफाई द लावा ऑफ द गैस्ट्रोपोड्स। तो नॉर्मली जो टोफू लावा होता है वो तुम्हारा गैस्ट्रोपोड्स का लावा होता है। जब वेलिजर की बात करते हैं तो ये पाइला में पाया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और जब यूनियो की बात करेंगे तो उसमें ग्लोचिडियम पाया जाएगा, ये ध्यान में रखना है। और जो बिपिन एरिया होता है बेटा ये इकाइनोडर्मेटा का लार्वा होता है। जो स्टार फिश होती है उसका ये लार्वा होता है। तो ये याद में रखना है, इकाइनोडर्मेटा का लार्वा है। ये तीनों के तीनों तुम्हारे मोलस्क के लार्वे थे। तो ये वेलिजर जो होगा पाइला का होगा, ग्लोचिडियम जो होगा यूनियो का होगा, ये ध्यान में रखना है अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं समझाती हूँ। यहाँ पे ऑस्ट्रेडियम इज टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ द वाटर इन। तो ऑस्ट्रेडियम की अगर मैं बात करती हूँ, तुम्हारी प्योरिटी ऑफ वाटर की टेस्ट करने की बात करी जाती है। हमारे स्टारफिश में तो नहीं होता है क्योंकि ये इकाइनोडर्मेटा को तो बिलोंग नहीं करता है, तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाउस फ्लाई जो है तुम्हारे इंसेक्ट से बिलोंग करता है, तो ये भी कंडीशन नहीं थी। जो अर्थवॉर्म में तुम्हारे एनिमल्स को बिलोंग करता है, तो ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो जो पाइला है बेसिकली जो मोलस को बिलोंग करते हैं, वहाँ पे ऑस्ट्रेडियम पाया जाता है। तो ये नॉर्मली तुम्हारा टेस्ट करता है प्योरिटी ऑफ द वाटर को, तो ये पाइला जो होगा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये वाला ट्राई करो, उसके बाद ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, तो उसके बाद फिर हम क्लास को ओवर करते हैं। तो देखो सीपिया इज कॉमनली नोन है सर। तो सीपिया होता है स्टारफिश को, अगर मैं बात करती हूँ तो ये एस्टेरियस होता है बेटा, जो तुम्हारे इकानोडर्मेटा का पार्ट है। इकानोडर्मेटा का एग्जांपल है, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं था। ये जो जेली फिश की अगर मैं बात करती हूँ तो बेटा ये ऑरेलिया होता है। ऑरेलिया जेली फिश होता है जो तुम्हारे सीलन ट्रीट्स को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। सिल्वर फिश जो होता है बेटा ये लेपिस्मा होता है। ठीक है, ये लेपिस्मा होता है जो ऑर्थोपोड्स का होता है, और ये तुम्हारा ए मेटाबुलस होता है। ए मेटाबुलस होता है, तो ये वाला कंडीशन पॉसिबल नहीं था। तो जो कटल फिश है बेटा, जो सीपिया है, ठीक है, जो सीपिया है कटल फिश है, वो तुम्हारा मोलस्क को बिलोंग करता है। और इसका जो एग्जाम्पल होता है, सॉरी, इसका जो कॉमन नेम होता है कटल फिश होता है। तो अगर मैं फ्री क्लासेस की बात करती हूँ तो तुम्हारी यूट्यूब पे 4 बजे क्लास होती है, जहाँ पे मैं आपको रेगुलरली पढ़ाती हूँ। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको जो CSI UG से में पूछे जाते हैं वो 4 बजे कराती हूँ। उसके बाद आपकी 10:30 वाली जो क्लास होती है, जहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे कवर कराती हूँ। ये जो क्लास होती है आपकी मंडे टू फ्राइडे होती है। जबकि 4 बजे वाली क्लास आपकी रेगुलरली होती है और ये लाइव होती है। तो जिन बच्चों ने लाइव ज्वाइन नहीं करा है वो लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी की अगर मैं बात करती हूँ तो बेटा यहाँ पे भी तुम्हारी स्पेशल वाली क्लासेस होती हैं जो बिल्कुल फ्री होती हैं। और तुम्हारी प्लस वाली क्लासेस होती हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर्ली पढ़ाया जाता है। आपको पूरा पे करना होता है यहाँ पे, और आपको पूरा जो यूनिट है कवर कराया जाता है। तो अगर आपको फ्री वाली क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो कर सकते हो। तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। तो फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं प्लस क्लासेस की बात करती हूँ तो बेटा ये तुम्हारी जो होती है तुम्हारी पेड क्लासेस होती है, यहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है। ये जो पेड क्लासेस होती हैं यहाँ पे आपको रेगुलर पढ़ाया जाएगा। ये रेगुलर पढ़ाया जाएगा। आपका जो कोर्स है वो यूनिट वाइज पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कराया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपके प्रिपरेशन के जो नोट्स है बेसिकली आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे आपकी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, क्विज होती हैं आपकी, टेस्ट सीरीज चलती रहती हैं, आपका यहाँ पे डाउट सेशंस होते हैं, तो आपका प्रॉपर प्रैक्टिस यहाँ से हो जाता है। उसके बाद अगर मैं प्लस कोर्सेज की बात करती हूँ तो मेरा 3 दिसंबर से
यहाँ पे मेरा एक कोर्स रिलीज हो रहा है जहाँ पे मैं आपको जो यूनिट फर्स्ट से लेके 11 तक आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ, और दिसंबर वाले मंथ में यूनिट फर्स्ट जो है वो पूरी कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो अगर जिन बच्चों ने ज्वाइन करना है आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। आपको प्लस ज्वाइन करना है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस का एक और फायदा क्या होता है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ मेरी क्लासेस मिलेंगी, आप जितने भी टीचर्स की क्लासेस लेना चाहते हो, जो भी एजुकेटर्स हैं, आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो अगर कोई बच्चा अगर लाइव नहीं देख पाता है तो रिकॉर्डेड देख सकता है, वहाँ से आपको नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान है GTSC ना लिखा हो, यहाँ पे लिखा होना चाहिए CSIR UGC नेट, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर आपको CSI UGC नेट का जो सब्सक्रिप्शन है बेसिकली, आपको यहाँ पे फिर ये चूज देख लेना एक बार। फिर आपको प्लान चूज करना होता है कि आपको 1 मंथ का लेना है, 3 मंथ्स का लेना है, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स या 24 मंथ्स। तो जो भी बच्चे आगे वाले CSI के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं वो 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 या 24 मंथ्स वाला ले सकते हैं। तो आई थिंक ये ज्यादा बेटर है, 12 मंथ्स वाला ज्यादा बेटर है अगर अमाउंट के हिसाब से देखा जाए। तो 963 पर मंथ पड़ता है अगर तुम्हें नॉर्मल इंस्टॉलमेंट में करना है। लेकिन उसके बाद भी आप एक रेफरल कोड यूज कर सकते हो। वो जो रेफरल कोड है बेटा वो है कुमकुम 10, KUM10 आपको अप्लाई करना है। आप जैसे अप्लाई करेंगे आपको 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको पेमेंट करना होता है, तो चाहे डेबिट कार्ड के थ्रू करो, EMI हो गया, UPI हो गया, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, तो आप जैसे चाहे वैसे पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाता है, आपको सिर्फ ये जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा। 10,395 रुपीज आपको पे करने होते हैं। तो आप इसको 866 रुपीज पर मंथ पड़ता है शायद, तो आप ऐसे भी पे कर सकते हैं। तो अनअकैडमी की अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, चाहे प्लस करनी है या फिर तुम्हें स्पेशल वाली ज्वाइन करनी है जो फ्री वाले हैं, आप कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो कर सकते हो। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबकी जो लाइव और प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप अगर प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब वाली क्लासेस लेनी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।